हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, पीजीटी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूं। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 20 जून 2019 शिफ्ट 2 सेट 2 का पेपर था। उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किए थे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है बोथ मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिया हुआ है, तो आपको समस्या नहीं होगी। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वर्जन देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आज का, वाई वुड बीसीसी बी यूज्ड इन एन ईमेल, यानी ईमेल में जो है बीसीसी का यूज़ क्यों किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बीसीसी अलाउज द रेसिपिएंट टू आइडेंटिफाई ऑल द अदर रेसिपिएंट्स इन द लिस्ट व्हेन अ ग्रुप ईमेल एड्रेस इज यूज्ड। सेकंड ऑप्शन है अलाउज द सेंडर टू इंडिकेट हु द ईमेल इज फॉर इफ देयर इज मोर देन वन रेसिपिएंट। थर्ड ऑप्शन है अलाउज द सेंडर ऑफ अ मैसेज टू कंसील द रेसिपिएंट एंटर इन द बीसीसी फील्ड फ्रॉम द अदर रेसिपिएंट्स। और फोर्थ है अलाउज रेसिपिएंट टू बी विजिबल टू ऑल अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी बीसीसी का यूज़ क्यों किया जाता है कि किसी मैसेज का जो प्रेषक बीसीसी होता है, इसके प्रयोग से फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितों से छिपा हो सकता है, यानी इट इज़ फॉर प्राइवेसी पर्पज़। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो जब आप कभी कोई भी ईमेल कंपोज करते हैं अपनी ईमेल आईडी से, तो देखिए ये ऑप्शन दिखाई देता है। फ्रॉम में मतलब आपके द्वारा ईमेल भेजा जा रहा है तो आपका एड्रेस होगा, टू आप जिसको भेजना चाहते हैं। सीसी में उसकी कार्बन कॉपी, आप सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी किसे किसे भेजना चाहते हैं। और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है और बीसीसी का। उसके बाद जब आगे बढ़िए तो देखिए सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल, यानी इतने ऑप्शंस आपको ईमेल में दिखाई देंगे जब आप ईमेल कंपोज करने जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है बीसीसी का यूज़ क्यों किया जाता है। तो सीसी और 2cc माफ़ कीजिएगा 2 और सीसी का यूज़ पता है, 2 जिसे भेजना है और सीसी यानी कार्बन कॉपी जिसे भेजनी है। तो अब आप बात करें बीसीसी फीचर होता क्या है। तो देखिए, प्रोटेक्टिंग ईमेल एड्रेस प्राइवेसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो फीचर है ईमेल में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो ईमेल एड्रेस है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी प्राइवेसी को बनाए रखना। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन है, देखिए, फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीज़न इट इज़ बेस्ट टू यूज़ द ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीज़न फीचर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब बहुत ढेर सारे लोगों को एक ही मेल भेजना होता है तो हम क्या करते हैं कि जिसका ईमेल एड्रेस हम चाहते हैं कि रेसिपिएंट ना देख पाए, ना पहचान पाए, उस ईमेल एड्रेस को ना देख पाए, उसको हम बीसीसी फील्ड में डाल देते हैं। ठीक है। तो व्हेन यू प्लेस ईमेल एड्रेस इन द बीसीसी फील्ड ऑफ अ मैसेज दोज एड्रेसेस आर इनविजिबल टू द रेसिपिएंट्स ऑफ द ईमेल, यानी कि जब आप बीसीसी फील्ड में किसी की ईमेल एड्रेस को डाल देंगे तो जब वो ईमेल रिसिपिएंट्स के पास जाएगा, रिसीव करने वाले के पास जाएगा, तो उस भेजने वाले का जो ईमेल एड्रेस है वो शो नहीं करेगा, है ना, इनविजिबल हो जाएगा। कन्वर्सली एनी ईमेल एड्रेस दैट यू प्लेस इन द 2 फील्ड और द सीसी फील्ड आर विजिबल टू एवरीवन। लेकिन जब आप 2 और सीसी फील्ड में किसी का भी ईमेल आईडी डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, तो वो उसे हर कोई देख सकता है, विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, यानी कि जो मैसेज रिसीव करेगा वो हर इंसान आपका ईमेल एड्रेस देख सकता है अगर आपने 2 और सीसी फील्ड में डाल रखा है। लेकिन बीसीसी फील्ड में जो ईमेल एड्रेस आपने डाल रखा है उसे कोई नहीं देख सकता है, उसे रिसीवर नहीं देख सकता है। तो बीसीसी क्यों यूज़ किया जाता है अब क्लियर हो गया होगा। बीसीसी की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 अलाउज द सेंडर ऑफ अ मैसेज टू कंसील द रेसिपिएंट एंटर इन द बीसीसी फील्ड फ्रॉम द अदर रेसिपिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, with respect to computers which one of the following best describe phishing, यानी phishing क्या है। ऑप्शन ए है malicious program installed on a system that is concealed to avoid detection। बी है a method of bypassing normal authentication procedure over a connection to a network। सी है a type of unsolicited email of identical message sent to numerous recipients।
और फोर्थ है एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर मालिशियस रीजन बाई मिसक्वेरिंग एज अ ट्रस्ट वर्दी एंटिटी। यानी फिशिंग क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप से व्याख्यात करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बीसीसी क्या है, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, माफ कीजिएगा फिशिंग, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ मालिशियस रीजन्स बाई मिसक्वेरिंग एज अ ट्रस्ट वर्दी एंटिटी। यानी सीधी सी बात समझते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल कर लेना। यानी बीसीसी, माफ़ कीजिएगा बार बार बीसीसी आ रहा है। फिशिंग क्या है, फिशिंग ऐसा फ्रॉड ईमेल होता है जो कि आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, आपके पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन और आपका जो सेंसिटिव डेटा है उसको चुरा लेता है। और ये एक तरीके का साइबर अटैक है, साइबर क्राइम है जो कि हैकर्स करते हैं। तो फिशिंग की बात करें तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, फिशिंग अटैक्स आर द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन दैट अपीयर टू कम फ्रॉम अ रेपुटेबल सोर्स। यानी कि फिशिंग ईमेल जो आता है आपको ऐसा लगेगा कि ये वास्तविक ईमेल है, मतलब फ्रॉड नहीं है, लेकिन ये होता फ्रॉड है। यानी ऐसे सोर्स से ये भेजा जाता है। आगे क्या है, इट इज़ यूजुअली डन थ्रू ईमेल, ये मैंने बता दिया, ईमेल के थ्रू फिशिंग की जाती है। द गोल इज टू स्टील सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन और टू इंस्टॉल मालवेयर ऑन द विक्टिम्स मशीन। और इसका गोल क्या होता है, यूज़र्स की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, चाहे क्रेडिट कार्ड का लॉगिन हो, पासवर्ड हो, इसको चुराने के लिए या फिर यूज़र्स में वायरस डालने के लिए, मालवेयर डालने के लिए यूज़ होता है। फिशिंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक। फिशिंग क्या है, एक तरीके का साइबर अटैक है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कौन सा प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है लिनक्स या लाइनेक्स कह सकते हैं, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फोर्थ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है इसका राइट आंसर है। अब समझते हैं कि प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो जैसा कि आपके इसमें दिख रहा है, देखिए प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर दरअसल कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं या इसे हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट इज कॉपीराइटेड एंड बियर्स लिमिट्स अगेंस्ट यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन दैट आर इम्पोज्ड बाय इट्स पब्लिशर, वेंडर और डेवलपर। प्रोप्रिएटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरीके से ये हम कह सकते हैं ये कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है जिसे ये पब्लिक नहीं होते, इसे कोई भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, या आपको ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़र्स जो भी इसका डेवलपर होता है उससे जो है ख़रीदना पड़ता है। यानी कि जो आपका प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होता है ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, इसे यूज़ करने के लिए आपको डेवलपर की परमिशन लेनी होगी, ठीक है, और कुछ पैसे देके उसे खरीदने होंगे। तो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओनर क्रिएटर एंड इज यूज्ड बाय एंड यूजर ऑर्गेनाइजर अंडर प्री डिफाइंड कंडीशंस। ठीक है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माफ़ कीजिएगा, ये एक तरीके का प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है। इसके सारे ऑप्शंस को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल लिमिटेड ऑप्शंस जो है माइक्रोसॉफ्ट देता है इसको यूज़ करने के लिए, बाकी को आपको परचेस करना पड़ता है। फ्री ट्रायल वर्जन आपने देखा होगा, 3-4 दिन यूज़ करने के बाद आपको दिया जाता है कि हाँ इतने 100 पर रुपीज़ या पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ठीक है, बाकी का जो लाइनेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं मोबाइल और कंप्यूटर में, आपने देखा ही होगा। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी सारे फीचर्स आप फ्री में नहीं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जतिन्स लैपटॉप हैज़ अ LCD स्क्रीन, द एक्रोनॉमिक LCD स्टैंड फॉर। यानी LCD का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो LCD का जो फुल फॉर्म है इसको मैं राइट आंसर बताना चाहता हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज्ड विद इन अ बिल्डिंग कॉल्ड वैन, मैन, लैन, सैन। यानी कि वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। यानी किसी भवन के अंदर लगाए जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, किसका एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, लैन का एग्जाम्पल है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, लैन। तो ऑप्शन नंबर जो है 3
इसका सही आंसर होगा। अब इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो क्या है देखिए, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, पैन है, लैन है, मैन है, वैन है। एरिया कवर्ड, पैन किस लिए होता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया यानी अप टू 10 मीटर रेडियस केवल कवर करता है। लैन क्या है, अप टू 10 किलोमीटर, अ फ्यू मीटर्स। और मैन क्या है, अ सिटी यानी कि अप टू 100 किलोमीटर रेडियस में इसका यूज़ किया जाता है। और वैन क्या होता है, एंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट और ग्लोब यानी नो अपर लिमिट। अब बात करें तो यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, अराउंड पर्सन, आपके इर्द गिर्द आप जो अपने डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। लैन क्या है, रूम, बिल्डिंग, कैंपस, ठीक है। मैन क्या है, सिटी में। तो यहाँ पर लैन पूछा गया है, देखिए लिखा है लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रूम के लिए, बिल्डिंग के लिए, कैंपस के लिए। मैन क्या है, सिटी के लिए। वैन क्या है, कॉन्टिनेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, यानी कि यहाँ पर दिया है कि कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आता है। फुकुशिमा डिजास्टर, चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड डिजास्टर या द लव कैनाल डिजास्टर। तो देखिए इसको पहले इसका डिटेल समझ लेते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यानी कि ए, बी और सी ये न्यूक्लियर डिजास्टर्स में गिने जाते हैं। ये जो दुर्घटनाएं हुई थी ड्यू टू न्यूक्लियर डिजास्टर्स की वजह से हुई थी। ए, बी, सी यानी फुकुशिमा, चेरनोबिल और 3 माइल आइलैंड जो है इंसिडेंट जो हुआ था ये न्यूक्लियर डिजास्टर है। कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं है, द लव कैनाल डिजास्टर। जो लव कैनाल डिजास्टर है ये केमिकल वेस्ट डंप की वजह से हुआ था। केमिकल वेस्ट डंप जो कि पानी में घुल गया था और 1978 के आसपास ये घटना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, एक कंपनी है अमेरिका में, हुकर केमिकल कंपनी, हुकर केमिकल कंपनी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी। अब डिटेल थोड़ा इसका देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि जो फुकुशिमा डाइची घटना हुई थी मार्च 11, 2011 को हुई थी जापान, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, रेडिएशन हुआ था। देखिए रिएक्टर जो था लाइट वाटर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था। और चेरनोबिल घटना जो हुई थी आपकी अप्रैल 26, 1986 में, टाइप ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर था ये, ठीक है। आगे अगर हम बात करें द माइल आइलैंड मार्च 29, 1979 की घटना है। इसमें लाइट वाटर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये सारे रिएक्टर थे और न्यूक्लियर डिजास्टर्स ये सारे थे। तो केवल कौन सा एक न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं था, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, द लव कैनाल डिजास्टर। ये वाटर केमिकल वेस्ट की वजह से, जो केमिकल वेस्ट था वाटर में घुल गया था उस वजह से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 मैंने जो बताया, ए, बी, सी जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। स्टेटमेंट 2 है जापान इज अ मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ऑप्शन है आपका विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, बोथ या नीदर फर्स्ट नीदर सेकंड, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको जीएस आपका पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं और जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। तो इसका जो सही आंसर है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। कैसे करेक्ट हैं देखते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन ये जो क्या बोलते हैं कि रीजन है, इस ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्रीज़ हैं। इसमें जो है देखिए जितना रेड कंट्रीज़ हैं ये इंटरनेशनल, माफ़ कीजिएगा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्रीज़ हैं वो इसी क्षेत्र में आके सिचुएटेड हैं। तो जैसा कि हम बात करें इसके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, इसको ये जो एक 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जिसे हम लोग COP21 भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, COP21 भी कहते हैं। इस दौरान इसकी बात की गई थी, ठीक है। और इसमें लगभग 121 देश सम्मिलित हैं। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं,
121 देश सम्मिलित हैं। अगर हम भारत की बात करें तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो है ग्वाल पहाड़ी गुड़गांव में स्थित है भारत में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो संस्थान है भारत में कहाँ है, तो गुड़गांव ग्वाल पहाड़ी में, ग्वाल पहाड़ी है ना, ग्वाल पहाड़ी गुड़गांव में सिचुएटेड है। अब आगे अगर हम बात करें तो इसका जो गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य था 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करना 2030 तक, ठीक है। दूसरा था इसका $1000 बिलियन की राशि को जुटाना। तो यहाँ पर यही दे रखा है, देखिए यहाँ इसके जो बेसिक सैलिएंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो लगभग 120 कंट्रीज़ जिसमें शामिल हैं, जिसमें जापान भी है। और भारत का जो गोल था 175 गीगावाट गोल भारत का जो है कि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। टोटल 121 कंट्रीज़ हैं जो कि सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी एक, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के रिस्पेक्ट में, तो भारत का टारगेट क्या है, 2022 तक 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करना था, प्रोडक्शन करना था। लेकिन अब लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है, इसको मैंने डाल रखा है पिछली वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में पूछा गया है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पहला ऑप्शन है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बी है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, सी है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, डी है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य हैं क्या क्या हैं, यहाँ पर सीधी सी बात ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर है, यानी A, B और D। A, B और D का मतलब क्या है, अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन करना, B है मातृ स्वास्थ्य में सुधार, और D है बाल मृत्यु दर को कम करना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए जैसा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 लक्ष्य दिए हुए थे, जो कि 2015 में बात की गई थी इसकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की, ठीक है। और 189 जो है सदस्य राष्ट्रों तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने 2015 में निम्नलिखित लक्ष्यों को लिए घोषणा की थी, संकल्प लिया था। क्या क्या इसमें है, MDG के अंतर्गत इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, यानी कि भूखमरी को मिटाना है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5वां लक्ष्य है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, 6ठा है कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, 7 है इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और 8 है डेवलप अ गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। इसके बाद इसका जो सक्सेसर आया SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, जिसमें 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, और MDG में 8 लक्ष्य। तो ये दोनों वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग पूरी डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MDG और SDG दोनों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा A, B, D, यानी कि ये तीनों है। केवल उत्तरदायित्व उपभोग और उत्पादन नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माफ कीजिएगा, असर्शन है नाइट टाइम टेम्परेचर इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अ सिटी आर जनरली हायर देन दोज ओवर द सराउंडिंग रूरल एरियाज, और रीज़न इसके पीछे क्या है, रेडिएशन लॉसेस ओवर द अर्बन एरियाज आर लेस देन दैट ओवर द रूरल एरियाज। मान लीजिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ध्यान से बात सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो अभिकथन क्या है, किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालीन तापमान से आमतौर पर अधिक होता है, ठीक है। इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है शहरी क्षेत्र में होने वाली विकिरण हानियाँ ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली विकिरण हानियों से कम होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। असर्शन और रीज़न दोनों सही है, तथा रीज़न जो है असर्शन की सही व्याख्या है। अब कैसे है, तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस समझिए, किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालीन तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। अब क्यों अधिक होता है, देखिए सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जो सिटी का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होता है गांव के टेम्परेचर से, या विलेज या रूरल के लीजिए। क्यों होता है, क्योंकि देखिए
सिटीज़ में डेवलपमेंट्स बहुत हैं, बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं, कल कारखाने हैं, बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियाज हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है सिटीज़ में जो है कि ये सारी एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर गांव के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अब रीज़न क्या है इसके पीछे? शहरी क्षेत्र में होने वाली विकिरण हानियाँ ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली विकिरण हानियों से कम होती हैं। बिल्कुल सही बात है। विकिरण हानियों का मतलब यहाँ पर ये है कि जब देखिए जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेडिएशन, इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो भी रेडिएशन होगा शहरों में, वो कहीं ना कहीं जाके धूम्र बादल बन जाता है और वापस इन्वायरमेंट में नहीं पहुंच पाता है, नीचे ही आच्छादित रह जाता है। लेकिन रूरल एरियाज़ में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है। तो इससे क्या होता है कि रेडिएशन वापस चला जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, जब जहाँ पर रेडिएशन वापस नहीं जा पाता है वो इन्वायरमेंट धीरे धीरे किसी न किसी फॉर्म में गर्म होता रहता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शहरी क्षेत्र में होने वाली विकिरण हानियाँ ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली विकिरण हानियों से कम होती हैं। यानी विकिरण की हानि क्या हुई, कम हुई ना शहरी क्षेत्र में, क्योंकि सब इकट्ठा हो रहा है ड्यू टू फॉग, ड्यू टू क्लाउड्स, ड्यू टू हायर डेंसिटी। तो ये इसका तर्क जो है सही प्रूव कर रहा है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या रीज़न है शहरों के लिए। बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्लेस ओपन लैंड एंड वेजिटेशन। ठीक है, सरफेस दैट वर वंस परमेबल एंड मॉइस्ट बिकम इम्परमेबल एंड ड्राई। यानी कि बिल्डिंग, रोड्स और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने बताया शहरों में बहुत होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इम्परमेबल, अपारदर्शी हो जाता है एनवायरनमेंट शहरों का। अगला क्या है, दीज चेंजेस कॉज अर्बन रीजन्स टू बिकम वार्मर। इसकी वजह से अर्बन रीजन जो है, शहरी क्षेत्र गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर हाई हो जाता है। इस अर्बन हीट आइलैंड UHI इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया दैट्स अ लॉट वार्मर देन, ये तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है आपका, द टेम्परेचर डिफरेंस इज यूजुअली लार्जर एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे एंड लार्जर इन विंटर देन इन समर। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है रात और दिन के मुकाबले ज़्यादा होता है और गर्मी और सर्दी के मुकाबले बहुत ही डिफरेंस होता है। एट नाइट रेडिएटिव लॉसेस फ्रॉम अर्बन बिल्डिंग एंड स्ट्रीट मटेरियल्स कीप द सिटीज़ एयर वार्मर देन दैट ऑफ रूरल एरियाज। शहरों में क्या होता है, जो भी रेडिएटिव लॉसेस होते हैं बिल्डिंग्स और स्ट्रीट के मटेरियल की वजह से, ये सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं वार्म को। ठीक है, तो क्या है, विकिरण होता ही नहीं है। द प्राइमरी कॉज इंक्लूड्स अ सिटीज़ वेदर कंडीशन, अर्बनाइजेशन एंड वेस्ट हीट जनरेटेड बाई एनर्जी यूज। नेक्स्ट है आपका, व्हेन हाउसेज, शॉप्स एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टुगेदर इट कैन क्रिएट अ UHI। यानी कि शहरों में इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये आपस में जब बहुत पास पास बने होते हैं तो इससे क्या होता है, अल्ट्रा हीट UHI अभी जो मैंने बताया, अर्बन हीट आइलैंड UHI डेवलप हो जाता है। ठीक है, और बिल्डिंग मटेरियल्स आर यूजुअली वेरी गुड होल्डिंग इन हीट। और जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं वो हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, इसकी वजह से बिल्डिंग वार्म हो जाती है। ठीक है, आसपास का एरिया वार्म हो जाता है। तो ये रीज़न था कि शहरों में क्या है, कंस्ट्रक्शन की वजह से रेडिएशन नहीं हो पाता है, बिल्डिंग्स जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इस वजह से हानियाँ कम होती हैं। और गाँवों में ऐसा कुछ नहीं होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से रेडिएशन लॉसेस ज़्यादा होता है। तो बोथ ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए और दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द टेम्परेचर राइज इन द सेंचुरी बाई हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्री लेवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि पेरिस समझौते का उद्देश्य शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण स्तर से कितने डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है। यानी कितने डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर सीमित करना है। अब इसके बारे